आइए सीधे 18वीं सदी के उस भयानक दौर में चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा बवंडर था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और उसका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अब एक बड़ा सवाल जो अक्सर जहन में आता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि मराठों और अफगानों की इस खूनी लड़ाई ने पूरी तरह से अनजाने में भारत की चाबी अंग्रेजों के हाथों में सौंप दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम घटनाओं की उन्हीं अविश्वसनीय कड़ियों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे एक युद्ध ने पूरे उपमहाद्वीप को नया आकार दे दिया। पहला हिस्सा, मराठा वर्चस्व। इस भयानक पतन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लड़ाई से ठीक एक दशक पहले की स्थिति देखिए। उस वक्त सत्ता का केंद्र पूरी तरह बदल चुका था। 1752 आते आते शक्तिशाली मुगल सम्राट तो महज एक कठपुतली बनकर रह गए थे। दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा ये मराठे तय कर रहे थे, और 1758 तक तो उन्होंने आक्रामक रूप से आगे बढ़ते हुए सीधे पंजाब से अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर को ही खदेड़ दिया। ये मराठा ताकत का वो चरम था जिसने सीधे तौर पर अफगानों के साथ एक भयंकर टक्कर की नींव रख दी। साहूजी महाराज के ये शब्द जरा सुनिए। निस्संदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन आप हिमालय के पार भी मराठा झंडा फहराएंगे। ये महत्वाकांक्षी शब्द बताते हैं कि उस दौर में मराठों का आत्मविश्वास किस आसमान को छू रहा था। लेकिन यही अति आत्मविश्वास बहुत जल्द एक जानलेवा अहंकार में बदलने वाला था। दूसरा हिस्सा, रणनीतिक गलतियां और टूटे हुए गठबंधन। इतनी तेजी से हुए साम्राज्य के विस्तार ने एक बड़े भू राजनीतिक भूचाल के बीज बो दिए थे। रणनीतिक गलतियां अब साफ दिखने लगी थीं। एक तरफ अब्दाली था जिसने अवध के शुजा-उद-दौला और रुहेलखंड के नजीब-उद-दौला जैसे स्थानीय मुस्लिम शासकों को बड़ी चालाकी से अपने साथ जोड़ लिया, और दूसरी तरफ मराठे भारी टैक्स और अपने कड़े रवैये के चलते राजपूतों और जाटों जैसे अपने ही संभावित सहयोगियों को खुद से दूर कर रहे थे। भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने तो मदद की पेशकश भी की थी, लेकिन मराठों ने उनकी अहम सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा दोनों सेनाओं की बनावट में जमीन आसमान का अंतर था। अब्दाली अपने साथ एकदम चुस्त और युद्ध के लिए तैयार फौज लाया था, वहीं मराठों ने एक बार फिर स्थानीय लोगों की सलाह को दरकिनार किया। उनकी सेना में असल सैनिकों से ज्यादा तो आम लोगों की भीड़ थी। परिवार, बच्चे, गायक, नर्तक और तो और मिठाइयां बनाने वाले हलवारी तक उनके साथ चल रहे थे। जरा सोचिए, ये एक विशाल धीमी गति से रेंगने वाला काफिला था जो युद्ध के मैदान से ज्यादा किसी तीर्थ यात्रा कर निकला हुआ लग रहा था। तीसरा हिस्सा, पानीपत का मौत का जाल। अब सवाल ये उठता है कि पानीपत ही क्यों? असल में ऐतिहासिक रूप से ये मैदान युद्धों के लिए एक चुंबक रहा है। बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए खुले मैदान, दिल्ली से इसकी नज़दीकी और भोजन, पानी व लोहारों जैसे स्थानीय संसाधनों की प्रचुरता इसे खास बनाती थी। साथ ही खैबर दर्रे से आने वालों के लिए ये एकदम सीधा रास्ता था। इन्हीं रणनीतिक फायदों ने दोनों विशाल सेनाओं को इसके मैदानों में ला खड़ा किया। लेकिन जनवरी की उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में किस्मत ने एक बहुत क्रूर मजाक किया। भारी बारिश ने मराठों के निचले इलाकों वाले शिविरों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। वो जगह एक दलदल बन गई और उसी में उनका भारी तोपखाना फंस गया। पानी भरने से मलेरिया फैल गया, और सबसे बड़ी आपदा तब आई जब दुश्मन ने पीछे से मराठों की सप्लाई लाइनें ही काट दीं। न राशन आ रहा था, न हथियार। चारों तरफ घोड़ों की सड़ती लाशें थीं और उनके बीच भयानक भुखमरी फैल गई। सच कहा जाए तो एक भी तलवार चलने से पहले ही मराठा शिविर एक घुटन भरे नर्क में तब्दील हो चुका था। चौथा हिस्सा, युद्ध और उसके भयानक परिणाम। मौत की बदबू, बीमारी और भूखमरी से बेहाल होकर मराठा सैनिकों ने तय किया कि कीचड़ में घुट-घुट कर मरने से कहीं बेहतर है लड़ते हुए जान देना। मकर संक्रांति के दिन 18 साल के नाममात्र कमांडर विश्वासराव और असली रणनीतिकार सदाशिवराव भाव ने एक हताश लेकिन बेहद वीरपूर्ण आक्रमण किया। शुरुआत में तो उन्होंने अफगान सेना की धज्जियां उड़ा दी थीं, लेकिन इब्राहिम खान गार्दी की जो तोपें मराठों की असली ताकत थी, वो कीचड़ में बुरी तरह फंसी रह गईं और आग नहीं उगल सकीं। जबकि अब्दाली की तोपें ऊंचाई से लगातार गोले बरसा रही थीं। 75,000 ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये मराठों के मारे जाने का एक अनुमानित आंकड़ा है।
मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने तो यहाँ तक लिखा है कि ये नुकसान इतना बड़ा था कि महाराष्ट्र के हर एक परिवार ने उस दिन अपना कोई न कोई सदस्य खो दिया था। और हार के बाद जो हुआ उसकी तो कल्पना भी रूह कंपा देती है। जो हजारों गैर लड़ाकू लोग मराठा सेना के साथ आए थे वो पूरी तरह बेबस हो गए। महिलाओं और बच्चों पर भयानक अत्याचार किए गए और उन्हें अफगानिस्तान के बाजारों में महज एक रुपए में गुलामों की तरह बेच दिया गया। हालांकि अब्दाली तकनीकी रूप से जीत तो गया, लेकिन ये जीत इतनी खोखली थी कि उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस पूरी भीषण त्रासदी के बीच सिर्फ एक राहत की बात ये थी कि भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने असाधारण बहादुरी दिखाते हुए महीनों तक कई बचे हुए मराठा शरणार्थियों को पनाह दी। 5वां हिस्सा, वो दुखद गुप्त संदेश। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी आपदा की खबर दक्षिण में पुणे तक कैसे पहुंचती? दुश्मन ने तो सारे रास्ते बंद कर रखे थे। कई दिनों बाद एक खानाबदोश बंजारा व्यापारी किसी तरह पेशवा के पास पहुंचा और उसने ये दिल तोड़ने वाला गुप्त संदेश दिया। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें खो गईं और चांदी तथा तांबे की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। ये काव्यात्मक कोड दरअसल शीर्ष कमांडरों, अधिकारियों और अनगिनत पैदल सैनिकों के मारे जाने को बताने का एक बेहद दर्दनाक तरीका था। इस गुप्त संदेश का सदमा इतना गहरा था कि इसे सुनते ही पेशवा बालाजी बाजीराव पूरी तरह टूट गए और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। पानीपत की त्रासदी इतनी मुकम्मल थी कि उसने युद्ध के मैदान में एक भी कदम रखे बिना ही साम्राज्य के सर्वोच्च नेता की जान ले ली। 6ठा और अंतिम हिस्सा, कौन राज नहीं करेगा। अब हम वापस उसी प्रश्न पर आते हैं जो हमने शुरुआत में पूछा था। अक्सर कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय किया कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। अफगान तो टिक नहीं सके और उन्हें लौटना पड़ा, लेकिन मराठे इतने गहरे जख्मी हो गए थे कि अब वो उपमहाद्वीप की रक्षा करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। तो फिर इसका असली फायदा किसे हुआ? इतिहासकार G.S. सरदेसाई के शब्द एकदम सटीक बैठते हैं। जब भारतीय उपमहाद्वीप की 2 बड़ी शक्तियां एक दूसरे का खून बहाकर खुद को कमजोर कर रही थीं, ठीक उसी वक्त लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बैठकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगले कदम की योजना बना रहे थे। असली विजेता तो वो था जो युद्ध के मैदान में मौजूद ही नहीं था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिर्फ 7 साल और 5 लड़ाइयां, पूरा खेल ही बदल गया। 1757 में प्लासी, 1759 में बेदारा, 1761 में पानीपत का मराठा पतन और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध। मराठों की हार ने सत्ता का एक ऐसा विशाल शून्य या कहें पावर वैक्यूम पैदा कर दिया जिसने अंग्रेजों को पूरी बिसात पर कब्जा करने और भारत के अथाह संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने की खुली छूट दे दी। और यहीं पर ये एक्सप्लेनर हमें इस आखिरी बेहद विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। अगर मराठे अपने अहंकार के बोझ तले दबे न होते, अगर उन्होंने वो रणनीतिक गलतियां ना की होतीं और पानीपत में उनकी हार ना होती, तो क्या भारत में कभी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी जा पाती? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक बारिश में डूबे शिविर और कुछ अहंकारी फैसलों ने पूरी तरह अनजाने में दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया।